हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का आज लेक्चर 1 है। अब तक हमने बायो पढ़ा, बायोलॉजी के 6 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। हमने कौन कौन से बायोलॉजी के चैप्टर ख़त्म कर लिए वो एक बार देख लेते हैं। हमने ख़त्म कर लिया कोशिका। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके देख ले। ठीक है, कोशिका। दूसरा है मानव हृदय, मानव हृदय। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा ब्लड, रक्त या रुधिर। ठीक है, चौथा चैप्टर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र। और 5th चैप्टर हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम, यानी लिख लेते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ये इतने सारे चैप्टर हमने पढ़ रखे हैं, इतने सारे चैप्टर हमने अब तक पढ़ लिए। देखिए 5 चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुका है। हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, हमने हृदय के बारे में पढ़ लिया, रुधिर के बारे में पढ़ लिया, पाचन तंत्र पढ़ लिया और नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे चैप्टर कुछ दिन अब केमिस्ट्री की क्लास चलेंगी और उसके बाद जो बायोलॉजी के जो बच गए हैं चैप्टर्स वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। जैसे स्केलेटन सिस्टम है, उसके बाद जो बोल सकते हैं जो डिजीज़ के बारे में है। ठीक है, न्यूट्रिशन चैप्टर जो है वो सारे चैप्टर्स हम लोग कर लेंगे। इसके बाद बहुत कम चैप्टर है, 3 से 4 चैप्टर होंगे और आपकी जो सारी बायोलॉजी का जो सिलेबस है एग्जाम 1 डे एग्जाम के लिए सारा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर बायोलॉजी में हो गए हैं और बहुत ही डिटेल्स में ये सारे चैप्टर्स हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में। आप लोग जाके नोट्स बना सकते हैं, अपना हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइए, वो कभी भी आपके लिए काम आएगा। ठीक है, PDF तो वैसे ही रखा रह जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए और लाइन बाय लाइन मैंने हर चीज़ को बोल बोल के और लिख लिख के लिखवाया है कि सारी चीज़ें आप लोग मुझसे देख के लिख सके। ठीक है, चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ठीक है, आज केमिस्ट्री के बारे में पहले तो कुछ इंट्रो जानेंगे कि केमिस्ट्री कहाँ से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और कितने प्रकार होते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, एक बार वीडियो में देख लेती हूँ कि अच्छे से सुचारू ढंग से बन रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, केमिस्ट्री से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, उसके बाद मैं कह सकती हूँ, एक चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज़ द बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। केमिस्ट्री इज़ द वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। और ये कहा भी जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत भी नहीं है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 5 से 6 साल दे रहे हो केवल उस प्रॉपर सब्जेक्ट को, तो बिल्कुल वो एक आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। आप किसी भी सब्जेक्ट को दीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे आपने 10th तक की तो सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली, 10th के बाद आपको बाइफरकेट करना है, हर चीज़ को बांटना है कि आपको क्या करना है लाइफ में आगे। तो वहाँ से आपने किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ किया, तो उसको अब आप टाइम दिए जा रहे हैं। इट मीन्स कि आपने 2 साल 12th पास करने में लगाए, 2 साल आपने 12th पास करने में लगा दिए, 3 साल आपने उस सब्जेक्ट को दिया ग्रेजुएट होने में और उसके बाद 2 साल आपने दिया पोस्ट ग्रेजुएट होने में। यानी कि एक बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा, एक बहुत बड़ा लाइफ का हिस्सा, यानी कि 7 साल आपने केवल अपने इस सब्जेक्ट को दिया है। ठीक है, 7 साल आपने अपने इस सब्जेक्ट को दिया है और आगे भी आपकी इच्छा होगी कि इच्छा क्या होगी, आपने इसी बेस पे अपने लाइफ को बना लिया होगा कि हाँ हमने जो भी सब्जेक्ट लिया उसी से हमें आगे जाना है। तो बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि केमिस्ट्री जो है ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, रोल प्ले करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है ये वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहले केमिस्ट्री ये वर्ड आया कहाँ से, तो आप लिखेंगे कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, उत्पत्ति इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना वो हुई है
मिस्र के एक शब्द से, मिस्र का एक शब्द है प्राचीन शब्द कीमिया से, ठीक है। ठीक है, मिस्र का एक शब्द है कीमिया, कीमिया, और इसी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ये कहाँ का वर्ड है? मिस्र का है, ठीक है, मिस्र के कीमिया से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KEMIA या CEMIA, ऐसे भी दिया रहता है केमिया से, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? केमिया का मतलब कोई बताएगा? इसका अर्थ होता है, केमिया का अर्थ होता है काला रंग। आप लोग याद रखेंगे, काला रंग, रंग, ठीक है, काला रंग। यानी केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई वो किससे हुई है? कीमिया शब्द से, कीमिया शब्द से, ठीक है, ठीक है। कीमिया और जो इस यहाँ पे स्ट्री है, स्ट्री है, इसका मतलब हो गया अध्ययन, यानी कि केमिस्ट्री का अध्ययन, ठीक है। तो ये हो गया कीमिया, कीमिया वर्ड से केमिस्ट्री की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब जो है केमिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के पिता, लिखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर सॉरी, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं लेवोजियर को, लेवोजियर, ठीक है, रसायन विज्ञान के, विज्ञान के, देखिए बिल्कुल इंट्रो है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज। जैसे हम हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं, वो क्या होता है? बिल्कुल बेसिक होता है। क ख ग घ वो क्या होता है? बिल्कुल बेसिक होता है। यानी कि केमिस्ट्री में ये सबसे बेसिक है। यानी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फादर कौन है, इसके कितने टाइप्स है, उसके बाद परमाणुओं के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो वो क्या है? बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। तो हम लोग बेसिक से टॉप लेवल तक जाएंगे। यानी कि हम लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो केमिस्ट्री को देख के डर जाते हैं। यानी कि एक बहुत भय बना हुआ है इस सब्जेक्ट में, सोसाइटी में लेके, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इसी में मिस्ट्री छुपा हुआ है, यानी रहस्य, ठीक है। इसीलिए लोग बहुत डरते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि मैंने आर्ट्स पढ़ा है तो मैं केमिस्ट्री को नहीं समझ पाता हूँ, या फिर मैंने 12th में कुछ और सब्जेक्ट ले लिया था जिसकी वजह से मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, जिससे मुझे नहीं समझ में आता है केमिस्ट्री। तो देखिए ये सब केवल बहानेबाजी है। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे अपना 100% देते हो ना, तो वो आपको ज़रूर समझ में आएगा, वो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अपना 100% दीजिए मेरे साथ, आपको ये सब्जेक्ट ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कीमिया वर्ड से हुई है। कीमिया का वर्ड अर्थ क्या होता है? काला रंग, ठीक है। ये कीमिया शब्द कहाँ का है? मिस्र का है, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं, रसायन विज्ञान के पिता। लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर, ठीक है। लेवोजियर ऐसे लिखते हैं और हिंदी में लेवोजियर पढ़ते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री आखिर कितने प्रकार का होता है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री रियल में कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो वो हम जानेंगे कि केमिस्ट्री आखिर कितने प्रकार का होता है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती है, परमाणु की संरचना, उसके बारे में आज के चैप्टर में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर है वो चलता रहेगा, जैसे धातु, अधातु, उसके बाद कार्बन और उसके कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत में केवल समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। चलिए, हो क्या? अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। कितने प्रकार होते हैं केमिस्ट्री के?
लिखिए। टाइप ऑफ केमिस्ट्री। टाइप ऑफ केमिस्ट्री। रसायन का प्रकार, ठीक है, प्रकार। टाइप ऑफ केमिस्ट्री, कितने टाइप होते हैं? तो बेसिकली 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? बेसिकली 6 टाइप होते हैं केमिस्ट्री के। कितने होते हैं? 6 टाइप होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अब आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। आप लोग देखिएगा थोड़ा विजिबल है कि नहीं। एक मिनट, एक बार देखूं मैं विजिबल है कि नहीं। ओके, यस, विजिबल है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला होता है, पहला, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा। इसे पहला दूसरा कोई नहीं है, आप लोग कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं जैसे चाहें वैसे, ठीक है। देखिए, पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा एनालिटिकल केमिस्ट्री। चौथा बायो केमिस्ट्री। पांचवा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और छठा सिक्स्थ होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, याद रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अब लिखेंगे दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है ना, इन 6 में से मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं बायो केमिस्ट्री, बायो बायो केमिस्ट्री, ठीक है। और सिक्स्थ पे आप लिख सकते हैं एनालिटिकल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। और सिक्स्थ में आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है फिजिकल केमिस्ट्री, और फिफ्थ नंबर पे है, देखिए आप लोग, एनालिटिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये हो गए 6 पार्ट, ठीक है। ये कितने पार्ट हो गए? 6 प्रकार, यहाँ पे 6 टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 6 टाइप्स के हो गए। यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे, लिखेंगे कार्बनिक रसायन, इसको लिखेंगे कार्बनिक रसायन, हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? भौतिक रसायन, भौतिक रसायन।
बायोकेमिस्ट्री का होता है जैव रसायन, ठीक है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का होता है विश्लेषणात्मक देख लीजिएगा आप लोग हिंदी थोड़ा, विश्लेषणात्मक रसायन, ठीक है, विश्लेषणात्मक रसायन। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब होता है, इसको क्या हिंदी में बोल सकते हैं, परमाणु नहीं, क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर, नाभिकीय रसायन, हिंदी में बोल सकते हैं नाभिकीय रसायन, ठीक है, नाभिकीय रसायन। इतने होते हैं केमिस्ट्री के प्रकार, इतने सारे होते हैं केमिस्ट्री के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से, पहला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। इसके बाद होता है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम भौतिक रसायन बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री को हम बोलते हैं जैव रसायन, और एनालिटिकल केमिस्ट्री को बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बोलते हैं नाभिकीय रसायन। अब बताइए कि इनमें किन किन चीजों की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन, ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन। इसमें अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है, अन्य तत्वों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। अब बताइए फिजिकल वाले में क्या हम करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं भौतिक अभिक्रिया, एवं सिद्धांतों का अध्ययन, ठीक है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री का बताइए, कमेंट कीजिए बच्चे। इसमें पढ़ते हैं कि जीवन प्रणाली में जो रसायन उपस्थित होते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनालिटिकल में विश्लेषण करते हैं, किसी भी तत्व की खोज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, नामकरण करते हैं, यानी कि अन्य जो भी तत्व हैं, अन्य तत्वों का अध्ययन एवं नामकरण। और नाभिकीय रसायन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बताइए। नाभिकीय में हम पढ़ सकते हैं रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व का अध्ययन, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। उम्मीद है इतने डिटेल में आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्या था, ये बेसिक चीज़ था केमिस्ट्री का, बहुत ही बेसिक, शुरुआत ही यही है, शुरुआत ही हम यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ यानी कि हमने क्या जाना, हमने जाना कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो इजिप्ट के एक बहुत ही प्राचीन शब्द से ली गई है, कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग, ठीक है।
इसके बाद हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री के जो फादर है, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पिता लेवोजियर हैं। इसके बाद हमने देखा कि टाइप ऑफ केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के प्रकार होते हैं, जो रसायन के प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 6 प्रकार के। कितने होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन से, हमने नाम भी बता दिया। कौन कौन से हमने जाना? इनऑर्गेनिक के बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कौन कौन सा? मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और नाभिकीय रसायन। अध्ययन किसका करते हैं? कार्बन है उसके यौगिक का। अन्य तत्व का अध्ययन करते हैं अकार्बनिक में, जो कार्बन में नहीं आते हैं। उसके बाद भौतिक रसायन में भौतिक अभिक्रिया और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जैव में जीवन प्रणाली में जो रसायन उपस्थित होते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। विश्लेषणात्मक अन्य तत्व जो नए नए मिल रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं और नामकरण करते हैं। नाभिकीय में रेडियो सक्रिय तत्व का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए हम लोग जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं, और वो चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर। चलिए, पहला जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में वो है परमाणु संरचना। मतलब परमाणुओं के बारे में पहले हम जानेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परमाणु संरचना यहाँ पे लिखेंगे। संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले माना गया जब परमाणुओं की खोज, जब केमिस्ट्री में खोज होने लगी, तब क्या हुआ कि माना जाने लगा कि जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे हम मानते हैं, मैंने जब आपको कोशिका चैप्टर पढ़ाया था, जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो कोशिका होती है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे ही जो परमाणु हैं वो सबसे छोटी इकाई होते हैं। केमिस्ट्री में जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई होते हैं, यानी बेसिक यूनिट्स होते हैं। बेसिक यूनिट्स होते हैं। कोई भी चीज़ परमाणु से ही मिलकर बना है। कोई भी चीज़ अगर बन रहा है तो वो परमाणु से ही मिलकर बन रहा है, यानी कि सबसे छोटी इकाई परमाणु क्या है? सबसे छोटी इकाई है। परमाणु क्या है? लिखेंगे सबसे छोटी इकाई। देखिए, बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये होती है परमाणु। परमाणु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटम। एटम, ठीक है, एटम। और देखिए, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। बहुत सारे जो परमाणु मिलते हैं, यानी जो परमाणु है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो बहुत सारे जब परमाणु मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? अणु का निर्माण करेंगे। यानी परमाणु मिलकर, बहुत सारे परमाणु मिलते हैं, परमाणुओं के मिलने पर क्या बनता है? अणु। क्या बनता है? अणु। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? विभिन्न परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लिखेंगे विभिन्न परमाणुओं
ठीक है, विभिन्न परमाणुओं के मिलने पर क्या बनता है, अणु बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। अब याद रखेंगे कि जब बहुत सारे अणु मिलते हैं, जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जो बहुत सारे लिखेंगे विभिन्न अणुओं के मिलने पर, क्या हो रहा है, के मिलने पर, देखिए बहुत सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग बहुत ही सिंपल वे से समझ सके केमिस्ट्री को। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। विभिन्न अणुओं के मिलने पर क्या बनता है, यौगिक। यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। इट मीन्स कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। याद रहेगा, कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना डरना नहीं है। आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणुओं की संरचना, परमाणुओं की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। सबसे छोटी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। उसके बाद विभिन्न परमाणुओं के मिलने पर अणु बनता है, विभिन्न अणुओं के मिलने पर यौगिक बनता है। ठीक है, यानी बहुत सारे जब परमाणु मिलेंगे तो अणु का निर्माण होगा, और जब बहुत सारे अणु मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, कंपाउंड्स का होगा, यौगिक का होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि जो परमाणु शब्द है वो किसने दिया था। परमाणु शब्द उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते जाइए आप लोग। देखिए, परमाणु शब्द किसने दिया, अच्छा थोड़ा इधर से लिखते हैं, 1 सेकेंड। परमाणु शब्द, तो परमाणु शब्द किसने दिया, तो परमाणु शब्द दिया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन, किसने, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने दिया था कब, 1808 ईस्वी में। ठीक है, कब दिया था, 1808 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ के थे, ये थे ब्रिटेन के टीचर थे ये। ठीक है, ब्रिटेन में क्या थे, ये टीचर थे। ब्रिटेन कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। जॉन डाल्टन कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। क्या किया इन्होंने, परमाणु शब्द की उत्पत्ति की। देखिए, परमाणु शब्द की उत्पत्ति इन्होंने कर दी। ठीक है, परमाणु शब्द की इन्होंने उत्पत्ति कर दी, किसने, जॉन डाल्टन ने। कब, 1808 ईस्वी में। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। पेशे से क्या थे, एक टीचर थे। क्या थे, शिक्षक थे। ठीक है, अब देखिए, जब जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की, जब जॉन डाल्टन ने, फिर से सुनिएगा, कि जब जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की तो इन्होंने परमाणुओं के बारे में क्या क्या कहा, इन्हें क्या पता चला परमाणुओं के बारे में। तो इस शब्द को अगर हम जाने तो जब जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की तो जॉन डाल्टन ने बताया कि जो हमारी जो मॉलिक्यूल्स है, जो तत्वों में सबसे छोटा जो होता है वो होता है एटम। यानी उन्होंने कहा कि रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। और परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता। परमाणु मतलब इतना छोटा कण है, परमाणु इतना छोटा कण है कि उसको अब विभाज्य नहीं किया जा सकता है। परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं, परमाणु को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। ठीक है, किसने कहा, ये जॉन डाल्टन ने कहा। किसने कहा, जॉन डाल्टन ने। चलिए देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने क्या क्या कहा इसके बारे में, परमाणु के बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा, इसको मैं मिटा रही हूं, इन्होंने कहा परमाणु देखिएगा, सभी पदार्थों की, परमाणु सभी
पदार्थों की सबसे छोटी आधारभूत संरचना है, यानी बेसिक यूनिट है। ठीक है, पदार्थों की बेसिक यूनिट है, आधारभूत ठीक है, आधारभूत संरचना है। क्या कहा जॉन डाल्टन ने? जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु सभी पदार्थों की सबसे छोटी और आधारभूत संरचना है। इसके बाद इन्होंने दूसरा तथ्य क्या कहा? दूसरा तथ्य ये कहा कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा एवं विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब इतना छोटा ये कण है, विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु यानी एटम, नहीं किया। याद रहेगा कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु सभी पदार्थों की सबसे छोटी आधारभूत संरचना होती है। इसके बाद जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि सभी परमाणुओं का एक अपना अलग गुणधर्म होता है। इन्होंने कहा कि सभी परमाणुओं का विजिबल है ना, सभी परमाणुओं का अपना अलग गुणधर्म होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये तीन बातें किसने कही? जॉन डाल्टन ने कही। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। एक बार वीडियो देख लूं मैं। किसके बारे में? परमाणु के बारे में। ओके, चलिए ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि इन्होंने क्या क्या कहा? परमाणु सभी पदार्थों की सबसे छोटी आधारभूत संरचना है, परमाणु अविभाज्य है, इतनी छोटी एलिमेंट्स है, इतनी छोटी भौतिक पदार्थ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी परमाणु का अपना एक अलग अलग गुणधर्म होता है, अलग अलग गुणधर्म होता है। लेकिन टाइम जैसे ही बढ़ा, ठीक है, देखिए दो चीज़ें कभी किसी का वेट नहीं करती हैं, टाइम और साइंस। ठीक है, प्रयोग, हम क्या होता है, कोई चीज़, किसी चीज़ का प्रयोग कोई इंसान किया, उससे आगे कोई उससे अच्छी चीज़ों का प्रयोग कर दिया, उसको गलत साबित करके। जैसे प्रयोग और टाइम जो होता है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, प्रयोग और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। इसीलिए साइंस में बहुत सारी थ्योरी को बाद में बदला गया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उस थ्योरी को बदल दिए। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक जो डाल्टन जी है उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है वो सबसे छोटी आधारभूत संरचना है, इन्होंने तो कह दिया। लेकिन बाद में जब टाइम बीता, हाँ, और इस पे और प्रयोग हुए तो पता चला कि परमाणु जो होता है वो सबसे छोटी आधारभूत संरचना नहीं है। परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं, परमाणु को भी हम तोड़ सकते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि मैंने कहा कि परमाणु जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कोई भी चीज़ होगी, जैसे कोई बैट है या फिर कोई कॉम्ब है, कंघी ले लीजिए, ये मान लीजिए एक कंघी है। ठीक है, ये क्या है? एक कंघी है। अभी मैंने कंघी क्यों बनाया इसको भी मैं बताऊंगी। ठीक है, ये क्या है? एक कंघी है, कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब। ठीक है, तो हमने कहा कि कॉम्ब जो होगा, जब इन्होंने कहा कि जॉन डाल्टन ने कहा कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आधारभूत संरचना क्या होती है? परमाणु होती है। क्या होती है? परमाणु होती है। यानी ये जो कॉम्ब है इसकी सबसे छोटी परमाणु क्या होगी? सबसे छोटी संरचना क्या होगी? परमाणु होगी। बेसिक सी बात है कि कोई भी पदार्थ जो है परमाणु से ही मिलकर बना है, तो इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? यानी ये किन चीज़ों से मिलकर बना होगा? परमाणुओं से मिलकर बना होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसके बाद इन्होंने कहा कि ये अविभाज्य है, यानी इसमें जो चीज़ें यूज हुई हैं, जो सबसे छोटी यूनिट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले आपने बचपन में हम लोग एक गेम खेलते हैं, आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम सब एक गेम खेलते हैं। क्या करते हैं कि एक कॉम्ब को उठाते हैं, एक कंघी को उठाते हैं, उसको बाल में रब करते हैं बहुत तेज। रब करने के बाद हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके रखते हैं और उस पेपर के टुकड़े पे हम क्या करते हैं, उस कॉम्ब को घुमाते हैं ऐसे। तो क्या होता है, जो पेपर का जो टुकड़ा होता है ना, वो उस कंघी से चिपक जाता है, चिपकने लगता है, और उस पेपर के टुकड़े में क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि जब ये सबसे छोटी इकाई थी परमाणु, तो आप जनरली एक कंघी को उठाइए, उसको रब मत कीजिए। जनरल एक कंघी पड़ा हुआ है, उसको आप उठाइए, उस कॉम्ब को पेपर के टुकड़े कीजिए और उसके ऊपर उस कॉम्ब को घुमाइए। क्या होगा, पेपर में कोई भी जो होता है, कोई भी विकार या फिर कोई भी मूवमेंट पेपर में नहीं होगा। यानी जो छोटे छोटे पेपर्स है वो कंघी से नहीं चिपकेंगे। इट मीन्स कि वो भी कंघी तो परमाणुओं से मिलकर ही बना है, फिर उसमें क्यों नहीं चिपके, जो पेपर के पार्टिकल्स है वो उसमें क्यों नहीं चिपके। और जब हमने कंघी उठाया, उसको बालों में तेजी से रब किया और उस कंघी को अगर हम पेपर के ऊपर घुमाते हैं तो वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, उस कंघी से चिपक जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो आज भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, कंघी से चिपक जाते हैं। इससे एक चीज़ पता चलती है कि आखिर इस कंघी के अंदर कोई तो ऐसा चीज़ है जो वर्क किया। कंघी को जब हमने रब किया तो कोई तो चीज़ इसमें ज़रूर होगी, इस पार्टिकल में, इस परमाणु में, जिससे मिलकर ये कॉम्ब बना हुआ है। उस छोटे पार्टिकल में कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो वर्क किया जब हमने कंघी को रब किया। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, यानी अब परमाणु को हम जब तोड़ते हैं, यानी जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणुओं को हम अविभाजित नहीं कर सकते, ये गलत साबित हुआ। ठीक है, ये गलत साबित हुआ। अब हम जानेंगे कि परमाणुओं में और क्या होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता चल गया। तो ये जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं कि अब बात हुई है कि यानी कि परमाणु, हमारे जो परमाणु है उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है। तो अब परमाणुओं में कौन सी चीज़ होती है वो हम जानेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब सबसे पहले तो हम परमाणु के बारे में कुछ कुछ चीज़ जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, देखेंगे। देखिए, परमाणु में क्या क्या होता है, लिखेंगे। सभी परमाणु नाभिक से मिलकर बने होते हैं। सभी परमाणु नाभिक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। पहले मैंने क्या बताया कि सभी परमाणु में एक नाभिक जरूर होगा, समझ में आएगा आगे। अभी आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, सभी परमाणु नाभिक से मिलकर बने होते हैं और इनका जो व्यास होता है वो फर्मी में मापते हैं। ठीक है, इनके व्यास को, यानी कि जो नाभिक है, नाभिक ऐसा होता है और इनमें व्यास होता है, तो व्यास को क्या करते हैं, परमाणुओं के व्यास को फर्मी में मापते हैं। परमाणु के व्यास को किसमें मापते हैं, फर्मी में मापते हैं। ठीक है, फर्मी, 1 फर्मी इक्वल टू व्हाट, 10⁻15। क्या, 10⁻15, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद लिखिए नाभिक में क्या होते हैं। तो नाभिक जो होता है, ये नाभिक प्रोटॉन
प्रोटॉन क्या होता है आगे डिटेल में बताऊंगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किससे मिलकर बनते होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन, याद रहेगा, न्यूक्लियॉन, ठीक है। लिखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये दोनों जब मिलेंगे तो उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो परमाणु के जो नाभिक होते हैं ना, परमाणु के द्रव्यमान का 99.94% जो होता है उसके नाभिक में सम्मिलित होता है। यानी परमाणु का द्रव्यमान 99.94% लिखेंगे। परमाणु का द्रव्यमान का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होते हैं, याद रहेगा। नाभिक में होते हैं, ठीक है, नाभिक में होते हैं। मैंने क्या बताया कि परमाणु के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई, परमाणु के बारे में मैंने ये चीज़ें बताई कि सभी परमाणु नाभिक से मिलकर बने होते हैं। यानी अब देखिए, ये होता है परमाणु, ये होता है परमाणु और इसके ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे होता है, ये पूरा क्या है? परमाणु है। इसका ये क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? मैंने बताया कि नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें नाभिक को अगर हम तोड़ेंगे, नाभिक को तोड़ने पर, अभी चलिए पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ। मैंने अभी बताया कि जब परमाणु को हम तोड़ेंगे, यानी परमाणु एक विभाजित किया जा सकता है कि जब परमाणु को हम तोड़ेंगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो परमाणु को जब हम तोड़ेंगे तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। देखिए क्या क्या मिलती हैं। देखिए, परमाणुओं को तोड़ने पर हमें क्या मिलता है? पहले मिलता है हमें प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद मिलता है दूसरा न्यूट्रॉन, और तीसरा मिलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहला मिलता है प्रोटॉन जो नाभिक में होता है, प्रोटॉन नाभिक में, न्यूट्रॉन नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? यहाँ बाहर चक्कर लगाता है, बाहर, ठीक है, बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? धन आवेश, लिखेंगे धन आवेश, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? उदासीन होता है ये, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन, ठीक है, नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश होता है, ऋणावेश, यानी इस पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, याद रहेगा। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज होगा इस पे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा? ये प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, ठीक है।
ये प्रोटॉन, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, 0। और इस पे निगेटिव, याद रहेगा। यानी प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, ये 0, ठीक है। यानी नाभिक जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर चक्कर लगाता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर चक्कर लगाता है। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना आप लोग को, अब क्लास बड़ा हो जाएगा इसलिए अब हम लोग कल की क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब क्या होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, और उसके बाद प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास का सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, या फिर एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें मैं कल के क्लास में बताऊंगी। तो प्लीज़ जुड़े रहें क्लास से, ठीक है, और समझते रहें। बहुत ही बेसिक चीज़ों से मैं लेके शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास होगी। और जो परमाणु संरचना वाले चैप्टर है वो बिल्कुल आप लोग को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। कल के बाद आप लोग एटॉमिक नंबर भी निकाल लेंगे, एटॉमिक मास भी निकालना सीख जाएंगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या भी निकालना सीख जाएंगे, जेड क्या होता है इसके बारे में आप समझ जाएंगे। उसके बाद जो एटॉमिक मास का जो सिंबल ए होता है उसके बारे में आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के क्लास में। ओके बाय, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल।